आपका स्वागत है आपके क्लास 12th के 20वें लेक्चर में। तो क्लास 12th का ये 20th लेक्चर है जिसमें हम लोग खत्म कर चुके हैं सारा थ्योरी पोर्शन और आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे एनसीईआरटी के। और कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में एक एग्जाम्पल आपके सामने है जो कि टोरॉइड से है। तो टोरॉइड क्या होता है बच्चों, आपको बताने की जरूरत नहीं है। टोरॉइड आपका एक ऐसा सिस्टम था जिसमें कई सारे फेरे थे और उन सारे फेरों से बने हुए इस सिस्टम के अंदर और बाहर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना था। तो ये एग्जाम्पल है एक टोरॉइड के आंतरिक और बाह्य टोट की त्रिज्याएं अलग अलग हैं। एक 25 है और एक 26 है। आंतरिक वाला 25 है, बाहर वाला 26 सेंटीमीटर है। इसमें एक समान 3500 फेरे दिए गए हैं और प्रत्येक फेरों से होकर 11 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। बताना क्या है कि टोरॉइड के आउटसाइड और टोरॉइड के इनसाइड। और इनसाइड का कैसा है, जो घिरा हुआ सेक्शन होता है ना उसके अंदर। आइए थोड़ा याद करते हैं कि आपको याद होगा कि कुछ इस तरीके से ये घिरा हुआ सेक्शन था, उस इस तरीके से हम लोग बना करके रखे हुए थे। और ये जो घिरा हुआ सेक्शन था इसके अंदर ये पूरा एक इंसुलेटेड स्फेरिकल वेल टाइप का था और इसके अंदर यहाँ पर एक निकालना है मैग्नेटिक फील्ड और एक आउटसाइड पे निकालना है। तो अब इंटरनल मतलब आंतरिक और बाह्य ये दो तरीके की त्रिज्याएं होती हैं जिसमें हमको पता है कि हमें 25 सेंटीमीटर 26 सेंटीमीटर के आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं मिली हुई हैं। ये धारा 11 एम्पीयर के एंटर कर रही है और एग्जिट भी उतनी ही करेगी। ओके, तो आइए अगर मुझे सॉल्व करना हो तो मैं बता दूं कि टोरॉइड के बाहर आपको याद होगा आपने पढ़ा है। तो टोरॉइड के बाहर अगर मैं आउटसाइड के बारे में बात करूं तो बाह्य बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि वहां पर एम्पीयर के परिपत्र नियम से कोई धारा नहीं है जिसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र 0 है। वहीं अगर मैं बात करूं इसके इनर साइड पर तो आपको याद होगा कि इसके इनर मतलब कि घिरे हुए सेक्शन के अंदर वाले में चुंबकीय क्षेत्र होता है। वो कितना होता है उसको हम लोग निकालते हैं बच्चों। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, मान लेते हैं इनर साइड मतलब अंतभाग में। तो यहाँ पे अगर आपको निकालना है तो आप लिखेंगे B इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन आई। म्यू नॉट स्मॉल एन आई आपको याद है ना, n क्या है, n है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कैसे निकालते हैं तो आइए पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं। आई पता है, म्यू नॉट आपको पता ही होगा, n के जगह पे थोड़ा फोकस करना है। n क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। आपको पता है कि एकांक लंबाई में फेरों की संख्या निकालते हैं कुल फेरों की संख्या बटे में जहां पर निकालना है उसकी कुल परिधि की लंबाई। अब कुल परिधि की लंबाई हो जाएगी 2 पाई r। ये इस पॉइंट की एवरेज डिस्टेंस होगी, मतलब रेडियस भी कह सकते हैं। लेकिन ये निकलेगा कैसे, इससे हम लोग निकाल सकते हैं बाह्य और आंतरिक त्रिज्या के औसत से। और ये निकलेगा जहां आपको याद हो स्मॉल r को हम निकालेंगे बाह्य व आंतरिक त्रिज्याओं का, आपने औसत निकाल लिया। अब स्मॉल r इज इक्वल टू 25 प्लस 26 अपॉन 2 और दिस इज व्हाट, ये आ जाएगा आपका, इसको ऐड कर लीजिएगा 49/2। ओके, 49/2 सेंटीमीटर को 25 और 26 ऐड कर लीजिएगा। तो ये ऐड कर लेंगे तो आप इसको 51 लिख लेंगे, ठीक है। ओके, तो ये 51 हो गया। 51 को डिवाइड कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा 25.5। ये आप मत डिवाइड करिए, एज इट इज रखे रहिएगा, बस सेंटीमीटर में मीटर में चेंज करना होगा, कर लेंगे थोड़ी देर में हम लोग। आइए अब मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से इरेज कर रहा हूँ थोड़ा सोल्यूशन देखने के लिए इसको। अच्छा, फॉर्मूला अभी मैंने बता ही रखा हुआ था। फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट और स्मॉल एन के जगह पे आप लिख सकते हैं आप कैपिटल एन अपॉन 2 पाई स्मॉल r, ये ब्रैकेट ले लीजिए। और यहाँ पर आपका क्या था, साथ में आई। ओके, आई की वैल्यू भी आपको पता है, आई की वैल्यू थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये 11 एम्पियर है। ओके, म्यू नॉट की वैल्यू रख लीजिए
4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, n की जगह पे 3500 था, 3500 टू पाई की जगह पे आप 22/7 भी लिख सकते हैं, वैसे ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर r की जगह पे वो देखिए वैल्यू रखी हुई है 51/2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ओके। और i की जगह पे आप यहाँ पे 11 पुट कर लीजिए। पाई कैंसिल हुआ, 2 इससे कैंसिल कर लीजिए, 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 2 को शिफ्ट कर लीजिए ऊपर, 3500 इंटू 2 7000 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 7000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 11 अपॉन 51 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ओके। इसको कर लीजिएगा बच्चों सॉल्व, बस थोड़ा सा डेसिमल में वैल्यू आएगी और यही आपका आंसर आएगा टेस्ला में, ओके। तो ये आपका खुद का काम है, करेंगे जरूर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, आपके पास ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास कोई सीधी क्षैतिज छड़ है और वो कुछ इस तरीके से है, जिस तरीके से, जो कि अपने 2 ऊर्ध्वाधर तारों के द्वारा लटकी गई, ठीक है। और इसकी पर्टिकुलर लंबाई है, कितनी लंबाई है 0.45, मतलब इसकी लंबाई 0.45 मीटर दे रखी है। अब आप देख रहे हो कि इसका द्रव्यमान भी दिया हुआ है, द्रव्यमान की वजह से नीचे की ओर क्या लगेगा बच्चों, द्रव्यमान की वजह से नीचे की ओर इसका वेट लगता रहेगा, ध्यान दीजिएगा। और इसमें धारा भी बह रही है और धारा की वैल्यू कितनी दी हुई है, और धारा की वैल्यू 5 एम्पीयर दे रखी है, ठीक है। ये धारा अभी फिलहाल इस तरीके से है कि इस पर तनाव जो है वो क्या है, शून्य है। तनाव शून्य कैसे हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, मतलब ये संतुलित कहा जाता है तनाव शून्य होने का मतलब। नीचे की ओर बच्चों क्या लग रहा है, mg, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र कहाँ हो कि ये संतुलित हो जाए। तो पहले तो हमें ये चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण जानना चाहिए। तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकालने के लिए आप ध्यान रखिएगा, अगर नीचे पर mg लग रहा है तो ऊपर की ओर क्या लगना चाहिए, चुंबकीय बल, क्योंकि रॉड है तो रॉड के लिए बल कितना होना चाहिए, ILB, रिमेंबर ILB। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं संतुलन चाहता हूं, मतलब तनाव शून्य चाहता हूं, जिसको हम संतुलन की अवस्था कहते हैं, तो संतुलन की अवस्था में नीचे की ओर लगने वाला mg, ऊपर की ओर लगने वाला ILB, दोनों क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। नीचे की ओर mg, ऊपर की ओर ILB समान होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, तभी ये चीजें बैलेंस होंगी। यहां से अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा तो B इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, mg बटे में क्या, mg बटे में IL। और ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको m की वैल्यू चाहिए तो 60 ग्राम है, 10⁻³ लिख लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए G की वैल्यू 9.8 रख लीजिएगा, I की जगह पे वैल्यू एम्पियर में ही है 5 लिख लीजिएगा, और L की वैल्यू 0.45 है, तो आप रख के सॉल्व कर लीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बल की दिशा ऊपर है, अगर बल की दिशा ऊपर है और अगर आपको क्या करना है, धारा की दिशा अगर लेफ्ट में है तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर होना चाहिए, अगर धारा इधर है। अगर मैं आपसे ये बोलूं बच्चों कि ये तो सॉल्व हो जाएगा, अगर धारा लेफ्ट में होगी तो चुंबकीय क्षेत्र बाहर होगी, आप लेफ्ट हैंड से ही निकाल लेंगे। अब इसमें क्या है कि कुल तनाव क्या होगा, अगर मैं धारा अगर इधर है, धारा की दिशा में बदल दूं, तब क्या होगा, तो धारा की दिशा बदल दिया जाए बच्चों तब बल बढ़ जाएगा, ओके। धारा की दिशा बदल दें, धारा की दिशा बदल दें, ठीक है। तो फिर ऐसे केस में कुल बल क्या हो जाएगा, एक तो ILB बच्चों लगता ही था, ILB लगता ही था, उसमें mg अब विपरीत दिशा में नहीं लगेगा, क्योंकि पता है ना धारा की दिशा बदलने पे बल की दिशा विपरीत हो जाएगी, बल ऊपर न लग करके कहाँ लगने लगेगा, नीचे, ठीक है। जो अभी बाहर लग रहा था, अभी धारा की दिशा बदल देंगे तो बल नीचे चला जाएगा। ऐसे केस में आप दोनों जोड़ दीजिएगा, ILB और mg, तो कुल बल आपको मिल जाएगा। तो यहां से आप इसका आंसर जरूर निकाल लीजिएगा बच्चों।
सॉल्यूशन का पैटर्न नहीं होगा, आंसर आपको इससे मिल जाएगा। समझ आ रही है बात? तो बच्चों ये हमने 2 क्वेश्चन देख लिए और एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत सारे हैं। लगाइए, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे मैसेज करिए, कमेंट करिए, किसी भी तरीके से मुझसे कांटेक्ट करिए ताकि मैं आगे बताऊं। कॉल करने के बाद मुझे जरूर सेंड करिए ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोग ये चीजें कर रहे हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।